सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति के पास प्रसारण संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। वे केवल अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए कैसेट टेप ही चला सकते हैं। हालांकि जगत मेहरा ने किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके अपने प्रसारण की सामग्री को जबरदस्ती इन कैसेट टेपों में डाला था। उसने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि जो सामग्री डाली जा रही थी वो वास्तव में उन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। ये प्रसारण करने की क्षमता ही उनकी भावनात्मक आत्मसात करने की क्षमता थी। इसके अलावा रेडियो स्टेशन की तुलना में वह एक वेब सर्वर की तरह था। वह न केवल डेटा भेज सकता था बल्कि प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकता था। पहले उन्हें फीडबैक प्राप्त करने के लिए यह शर्त थी कि उन्हें पहले डेटा भेजना होगा। उदाहरण के लिए प्रक्षेपण उद्भव, उसे पहले दूसरे पक्ष की भावनाओं को आत्मसात करना होता था। फिर एक दूसरे को देखने के बाद वह दूसरे पक्ष को अपनी कल्पना का प्रक्षेपण दिखाता था। उस समय दूसरा पक्ष उस प्रक्षेपण को वापस भेजता था। हालांकि 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति की इंद्रियों से जगत मेहरा ने पहले ही उस मूर्ति के आसपास मौजूद किसी व्यक्ति की भावनात्मक अनुभूति प्राप्त कर ली थी जब वो उसे महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सर्वर ने सीधे किसी और के कंप्यूटर को हैक कर लिया हो। हालांकि उसे डेस्कटॉप आइकन लेआउट जैसी कुछ मामूली जानकारी ही दिखाई दी, लेकिन यह मामला अपने आप में बहुत मायने रखता था। यह उसकी दिलचस्पी जगाने के लिए काफी था। हालांकि कार में उन भावनाओं को महसूस करने के बाद जो उससे संबंधित नहीं थी, उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वो केवल इतना ही अस्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि वो 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उसे कोई और जानकारी नहीं थी। उसे लकड़ी की मूर्ति के स्थान या उसके आसपास की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जगत मेहरा ने अपना सिर खुजाया और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। मैंने लकड़ी की मूर्ति के साथ क्या किया? चूंकि मैंने ESP कनेक्शन स्थापित नहीं किया, तो मैंने इसे एक तरह के भावनात्मक स्रोत में कैसे बदल दिया? क्या यह सिर्फ नक्काशी के माध्यम से ही संभव है, या इसके अलावा भी अन्य तरीके हैं जो उतने ही कारगर हैं? क्या इसका उन नक्काशी उपकरणों से कोई संबंध है जिनके माध्यम से मेरे साथ ESP कनेक्शन स्थापित हो गया है? जगत मेहरा उठ खड़ा हुआ और अलमारियों में कुछ ढूंढने लगा। उसे कलम से लिखने की आदत थी। पहले जब वो वसंत उत्सव से लौटा था तो उसने कलम निकाली और यूं ही कुछ शब्द लिख डाले थे। जगत मेहरा को खुरदरे कागज का एक बड़ा रोल, नेवला ब्रश और अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही मिली। उसने उन्हें मेज पर फेंक दिया और फैला दिया। हालांकि उसने तुरंत अलमारी बंद नहीं की। इसके बजाय उसने अलमारी के निचले हिस्से में ठूंसे हुए चावल के कागज का एक ढेर निकाला। चावल से बने उन कागजों पर शब्द लिखे हुए थे। जाहिर है उन्हें बहुत समय पहले जगत मेहरा ने लिखा था। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में अपने दूसरे वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुलेख का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सुलेख की कोई कक्षा नहीं ली। उस समय उनका पूरा परिवार कॉपर स्टोन टाउन में रहता था क्योंकि उनके पिता वहां काम करते थे। 70 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे सुलेख पसंद था, और जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो अपने कमरे में सुलेख का अभ्यास करता था। उस समय जगत मेहरा अभी अभी कस्बे में आया था। वो उस जगह से अपरिचित था, इसलिए थोड़ा ऊब गया था। संयोग से वह एक टीवी सीरियल देख रहा था। उसमें एक युवा तलवारबाज था जो बहुत अच्छी लिखावट रखता था और बेहद आकर्षक था। इसलिए उसके मन में भी सुलेख सीखने का विचार आया। वह बूढ़ा व्यक्ति किसी अलौकिक विशेषज्ञ जैसा था, इसलिए उसने उसका अनुसरण किया और उससे सीखा। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कोई जटिल कौशल नहीं सिखाया। उन्होंने उसे केवल योंग अक्षर लिखना सिखाया और फिर उसने पूरी गर्मी इसी पर बिताई। बाद में जगत मेहरा ने खुद की प्रशंसा भी की।
वो वाकई में एक ही अक्षर को बार बार लिखने जैसे उबाऊ काम में भी लगा रह सकता था। गर्मी की छुट्टियों के बाद परिवार ने उस बूढ़े व्यक्ति को उत्तर की ओर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे कुछ महीनों में वापस आकर उसे अन्य चीजें सिखाना जारी रखेंगे। वे चाहते थे कि वह अगले कुछ महीनों में योंग चरित्र को अच्छी तरह से लिखना सीख जाए। इसलिए जब भी जगत मेहरा को फुर्सत मिलती, वह ब्रश निकालकर कुछ योंग लिखता था। वो बहुत धीरे धीरे लिखता था, मानो शब्दों को उकेर रहा हो। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके और उस बूढ़े व्यक्ति के बीच की विदाई हमेशा के लिए होगी। उत्तर में उस बूढ़े व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हो गई और जगत मेहरा को इसके बारे में 2 साल बाद तक पता नहीं चला। उसके बाद से जगत मेहरा, जिसने व्यवस्थित रूप से सुलेख नहीं सीखा और न ही सुलेख से संबंधित कोई पोस्ट लिखी, अक्सर कलम और कागज निकालता और बस योंग अक्षर लिख देता था। जब वह माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से उसने अन्य पात्रों को लिखना शुरू कर दिया। वह जो चाहता लिखता था। वह ब्रश से सामान्य लिखावट भी लिख सकता था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसकी लिखावट तो अच्छी थी, लेकिन बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल या जेल पेन से लिखने पर वह भद्दी लगती थी। वो अभ्यास नहीं कर पाता था। शायद इसका कारण यह था कि उन्हें ब्रश से लिखने की आदत थी। वे बहुत धीरे धीरे लिखते थे और अगर वे मोटे पेन का इस्तेमाल करते तो उनके लिए आधे मिनट में एक अक्षर लिखना असंभव था। जगत मेहरा ने अपने बचपन में लिखे शब्दों को देखा और उन शब्दों को लिखते समय अपनी मनस्थिति को याद किया। अंतिम पृष्ठ पलटने के बाद जगत मेहरा ने कागज पर लिखे शब्दों को देखा और धीरे से पढ़ा। 10 साल तक तलवार को तेज करने के बावजूद बर्फ से ढकी हुई धार का कभी परीक्षण नहीं किया गया। आज मैं राजा को दिखाऊंगा कि अन्याय किसने किया है। यह उनके हाई स्कूल के दूसरे वर्ष की बात है। उन्होंने और इंटरनेट सुरक्षा फोरम पर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने मिलकर भारत विरोधी टिप्पणियां करने वाली कई विदेशी कंपनियों के होमपेज को नष्ट कर दिया था। उन्होंने उनके होमपेज को 5 सितारा लाल झंडे से बदल दिया था। उस समय उसे लगा कि वो वाकई बहुत महान है। वो ऊंची आकांक्षाओं से भरा हुआ था और उसका सीना जोश से लबालब भरा था। भविष्य के लिए भी वो आशा से परिपूर्ण था। कॉपर स्टोन टाउन के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जगत मेहरा ने कॉपर स्टोन टाउन के आसपास एक फार्म खोलने के विकल्प पर भी लंबे समय से विचार किया था। उसने अपने गृहनगर समर्थ शहर के आसपास का इलाका या अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य रिश्तेदारों के रहने की जगह नहीं चुनी। उसे डर था कि कहीं वो उन जगहों को ही न चुन ले। हालांकि रिश्तेदारों और बड़ों का होना कई कामों में मददगार होता है, लेकिन वहां बार बार आना जाना तो तय था। जब उसके माता पिता फुर्सत में होते तो वे भी मदद के लिए आ जाते। ऐसे में उसके लिए खेती करना व्यर्थ होता। बेहतर यही होता कि वो बड़े शहर में ही रहता। कॉपर स्टोन टाउन उद्यनगर शहर का हिस्सा था। ये पड़ोसी प्रांत से ज्यादा दूर नहीं था। यहां का भूभाग मुख्य रूप से पहाड़ियों और पर्वतों से बना था। विशेष रूप से कॉपर स्टोन टाउन के उत्तर में विरल आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों का एक बड़ा इलाका था। यही एक मुख्य कारण था कि जगत मेहरा ने इस स्थान को चुना। यहां से समर्थ सिटी के मुख्य इलाके तक कार से कुल 4 घंटे से अधिक का समय लगता था। यह समय भी स्वीकार्य सीमा के भीतर था। अगर घर पर कुछ हो जाता तो वह समय पर लौटकर उसकी देखभाल कर सकता था। उसके माता पिता के काम की वजह से उनके लिए उससे अक्सर मिलने आना मुश्किल था। आने जाने में लगभग 10 घंटे लगते थे। वे केवल छुट्टियों के दौरान ही आ सकते थे, जिससे अचानक हमले की संभावना कम हो जाती थी। जगत मेहरा ने व्हाट्सएप पर प्राप्त पते का अनुसरण किया और मोबाइल फोन के नक्शे का उपयोग करके शहर में एक नवनिर्मित व्यावसायिक सड़क पर पहुंचा। दोपहर होने वाली थी, लेकिन व्यावसायिक सड़क पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। एम और के नाम से शुरू होने वाले 2 फास्ट फूड रेस्तरां को छोड़कर आसपास के रेस्तरां में बहुत कम ग्राहक थे।
जाहिर है, कस्बे के निवासियों ने इस जगह को अभी तक पहचाना नहीं था, इसलिए यहां चहल पहल नहीं थी। जिस व्यक्ति से उसने प्रजन स्थल खोजने में मदद मांगी, वो उसका एक अच्छा दोस्त था जिसे वो प्राथमिक विद्यालय के समय से जानता था। उसका नाम मेघनाथ था। जब वे प्राथमिक विद्यालय में उसके साथ एक ही मेज पर बैठते थे, तो वे दोनों सारा दिन एक सिक्के से खेल खत्म करने का तरीका, किंग ऑफ फाइटर्स 97 की कॉम्बो तकनीक, मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाने का तरीका, डोरेमोन का नवीनतम लंबा उपन्यास कहाँ पढ़ना है और स्कूल के गेट पर स्नैक बार में लकी ड्रॉ की तरकीब सीखने में बिताते थे। अपनी समान रुचियों के कारण वे अच्छे साथी थे। जगत मेहरा मेघ ज़ारा रेस्टोरेंट नाम के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। इस सड़क के अधिकांश रेस्टोरेंटों की तरह दोपहर के भोजन का समय होने के बावजूद अंदर केवल एक ही ग्राहक खाना खा रहा था। रेस्टोरेंट बिल्कुल सुनसान था। जब एक वेट्रेस ने जगत मेहरा को देखा तो उसने तुरंत उनका अभिवादन किया और संकोच से पूछा, सर, कितने लोग खाना खा रहे हैं? क्या तुम्हारा बॉस यहां है? जगत मेहरा ने पूछा। कुछ देर बाद रसोई के पीछे से वेट्रेस द्वारा पुकारे जाने पर मेघनाथ ने जगत मेहरा को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हेलो। अब तो उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाई। जगत मेहरा अपने पुराने दोस्त के व्यवहार से काफी परिचित था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोटे, मैं हूं जगत मेहरा। मेघनाथ को बचपन में मोटा कहकर पुकारा जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी मोटे नहीं थे। नाम में मेघ लगा होने के बावजूद उनका अपना एक रेस्टोरेंट था और वो हेड शेफ भी थे। फिर भी वो लंबे, पतले और सौम्य स्वभाव के थे। वो किसी रसोइये से ज्यादा एक शिक्षक जैसे लगते थे। उसका उपनाम और जानी पहचानी आवाज सुनकर, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जगत मेहरा ने यहां आते समय व्हाट्सएप पर उससे संपर्क किया था, मेघनाथ ने अपने सामने खड़े गंजे आदमी को तुरंत पहचान लिया। धत तेरे की, अब तो तुम प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए ईंटें ढोने चले गए? आईटी क्षेत्र से लेकर इंजीनियरिंग क्षेत्र तक या धार्मिक क्षेत्र तक, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे सिर पर बाल भी नहीं है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। तुमने फैटी की तकनीकी विद्वान वाली छवि को बेरहमी से त्याग दिया है। जैसे ही मेघनाथ ने जगत मेहरा को पहचाना, उसने सहज रूप से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या आप किसान बनने के लिए वापस आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? जगत मेहरा मुस्कुराते हुए बोला और फिर पास ही कैशियर के यहां से आई एक छोटे बालों वाली महिला का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। कुछ साल पहले जब मेघनाथ की शादी हुई थी, तो वो वापस आया था और शादी में शामिल हुआ था। वह जानता था कि ये मेघनाथ की पत्नी है और उसके नाम में ज़ारा शब्द है, इसलिए उन्होंने मेघ ज़ारा नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। पहले उसने व्हाट्सएप पर मजाक में कहा था कि चूंकि उसने अपनी पत्नी का नाम इस्तेमाल किया है, तो उसे अपने उपनाम की जगह अपना नाम इस्तेमाल करना चाहिए। मेघ ज़ारा रेस्टोरेंट कहना कितना अच्छा रहेगा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? पहले जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूं। चलो साथ में खाना खाते हैं। जगत मेहरा ने मेघनाथ को, जो रसोई में वापस जाने ही वाली थी, खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रास्ते में भूख लग गई थी और मैंने खाना भी खा लिया है। तुम अपने लिए कुछ बना लो। ठीक है, तो मैं कुछ साइड डिश बना लूंगी। मेघनाथ ने उसके साथ कोई औपचारिकता नहीं बरती, क्योंकि रेस्टोरेंट में केवल एक ही मेहमान था। खाना परोसा जा चुका था और रसोई में करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए मेघनाथ और जगत मेहरा सीधे कोने में एक मेज पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। आपका कारोबार थोड़ा धीमा चल रहा है ना? जगत मेहरा ने सीधे सीधे कहा। मेघनाथ ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत धीमा चल रहा है, इसे अब और नहीं चलाया जा सकता। कारोबार अच्छा नहीं और किराया भी बहुत महंगा है। मैं इसे अगले महीने बंद करने जा रहा हूं। जगत मेहरा को पता था कि मेघनाथ ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद कॉलेज नहीं किया।
उसने अपने परिवार द्वारा खोले गए छोटे से रेस्तरां में मदद की। व्यावसायिक सड़क बनने के बाद उसने अपनी पत्नी के सहयोग से अपना खुद का रेस्तरां खोला। कॉपर स्टोन टाउन के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जगत मेहरा ने कॉपर स्टोन टाउन के आसपास एक फार्म खोलने के विकल्प पर भी लंबे समय से विचार किया था। उसने अपने गृहनगर समर्थ शहर के आसपास का इलाका या अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य रिश्तेदारों के रहने की जगह नहीं चुनी। उसे डर था कि कहीं वो उन जगहों को ही न चुन ले। हालांकि रिश्तेदारों और बड़ों का होना कई कामों में मददगार होता है, लेकिन वहां बार बार आना जाना तो तय था। जब उसके माता पिता फुर्सत में होते तो वे भी मदद के लिए आ जाते। ऐसे में उसके लिए खेती करना व्यर्थ होता। बेहतर यही होता कि वो बड़े शहर में ही रहता। कॉपर स्टोन टाउन उद्यनगर शहर का हिस्सा था। ये पड़ोसी प्रांत से ज्यादा दूर नहीं था। यहां का भूभाग मुख्य रूप से पहाड़ियों और पर्वतों से बना था। विशेष रूप से कॉपर स्टोन टाउन के उत्तर में विरल आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों का एक बड़ा इलाका था। यही एक मुख्य कारण था कि जगत मेहरा ने इस स्थान को चुना। यहां से समर्थ सिटी के मुख्य इलाके तक कार से कुल 4 घंटे से अधिक का समय लगता था। यह समय भी स्वीकार्य सीमा के भीतर था। अगर घर पर कुछ हो जाता तो वह समय पर लौटकर उसकी देखभाल कर सकता था। उसके माता पिता के काम की वजह से उनके लिए उससे अक्सर मिलने आना मुश्किल था। आने जाने में लगभग 10 घंटे लगते थे। वे केवल छुट्टियों के दौरान ही आ सकते थे, जिससे अचानक हमले की संभावना कम हो जाती थी। जगत मेहरा ने व्हाट्सएप पर प्राप्त पते का अनुसरण किया और मोबाइल फोन के नक्शे का उपयोग करके शहर में एक नवनिर्मित व्यावसायिक सड़क पर पहुंचा। दोपहर होने वाली थी, लेकिन व्यावसायिक सड़क पर लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। एम और के नाम से शुरू होने वाले 2 फास्ट फूड रेस्तरां को छोड़कर आसपास के रेस्तरां में बहुत कम ग्राहक थे। जाहिर है, कस्बे के निवासियों ने इस जगह को अभी तक पहचाना नहीं था, इसलिए यहां चहल पहल नहीं थी। जिस व्यक्ति से उसने प्रजन स्थल खोजने में मदद मांगी, वो उसका एक अच्छा दोस्त था जिसे वो प्राथमिक विद्यालय के समय से जानता था। उसका नाम मेघनाथ था। जब वे प्राथमिक विद्यालय में उसके साथ एक ही मेज पर बैठते थे, तो वे दोनों सारा दिन एक सिक्के से खेल खत्म करने का तरीका, किंग ऑफ फाइटर्स 97 की कॉम्बो तकनीक, मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाने का तरीका, डोरेमोन का नवीनतम लंबा उपन्यास कहाँ पढ़ना है और स्कूल के गेट पर स्नैक बार में लकी ड्रॉ की तरकीब सीखने में बिताते थे। अपनी समान रुचियों के कारण वे अच्छे साथी थे। जगत मेहरा मेघ ज़ारा रेस्टोरेंट नाम के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। इस सड़क के अधिकांश रेस्टोरेंटों की तरह दोपहर के भोजन का समय होने के बावजूद अंदर केवल एक ही ग्राहक खाना खा रहा था। रेस्टोरेंट बिल्कुल सुनसान था। जब एक वेट्रेस ने जगत मेहरा को देखा तो उसने तुरंत उनका अभिवादन किया और संकोच से पूछा, सर, कितने लोग खाना खा रहे हैं? क्या तुम्हारा बॉस यहां है? जगत मेहरा ने पूछा। कुछ देर बाद रसोई के पीछे से वेट्रेस द्वारा पुकारे जाने पर मेघनाथ ने जगत मेहरा को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हेलो। अब तो उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाई। जगत मेहरा अपने पुराने दोस्त के व्यवहार से काफी परिचित था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोटे, मैं हूं जगत मेहरा। मेघनाथ को बचपन में मोटा कहकर पुकारा जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी मोटे नहीं थे। नाम में मेघ लगा होने के बावजूद उनका अपना एक रेस्टोरेंट था और वो हेड शेफ भी थे। फिर भी वो लंबे, पतले और सौम्य स्वभाव के थे। वो किसी रसोइये से ज्यादा एक शिक्षक जैसे लगते थे। उसका उपनाम और जानी पहचानी आवाज सुनकर, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जगत मेहरा ने यहां आते समय व्हाट्सएप पर उससे संपर्क किया था, मेघनाथ ने अपने सामने खड़े गंजे आदमी को तुरंत पहचान लिया। धत तेरे की, अब तो तुम प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए ईंटें ढोने चले गए? आईटी क्षेत्र से लेकर इंजीनियरिंग क्षेत्र तक या धार्मिक क्षेत्र तक?
तुम तो बहुत ही ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे सिर पर बाल भी नहीं है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। तुमने फैटी की तकनीकी विद्वान वाली छवि को बेरहमी से त्याग दिया है। जैसे ही मेघनाथ ने जगत मेहरा को पहचाना, उसने सहज रूप से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या आप किसान बनने के लिए वापस आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? जगत मेहरा मुस्कुराते हुए बोला और फिर पास ही कैशियर के यहां से आई एक छोटे बालों वाली महिला का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। कुछ साल पहले जब मेघनाथ की शादी हुई थी, तो वो वापस आया था और शादी में शामिल हुआ था। वह जानता था कि ये मेघनाथ की पत्नी है और उसके नाम में जारा शब्द है, इसलिए उन्होंने मेघ जारा नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। पहले उसने व्हाट्सएप पर मजाक में कहा था कि चूंकि उसने अपनी पत्नी का नाम इस्तेमाल किया है, तो उसे अपने उपनाम की जगह अपना नाम इस्तेमाल करना चाहिए। मेघ जारा रेस्टोरेंट कहना कितना अच्छा रहेगा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? पहले जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूं। चलो साथ में खाना खाते हैं। जगत मेहरा ने मेघनाथ को, जो रसोई में वापस जाने ही वाली थी, खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रास्ते में भूख लग गई थी और मैंने खाना भी खा लिया है। तुम अपने लिए कुछ बना लो। ठीक है, तो मैं कुछ साइड डिश बना लूंगी। मेघनाथ ने उसके साथ कोई औपचारिकता नहीं बरती, क्योंकि रेस्टोरेंट में केवल एक ही मेहमान था। खाना परोसा जा चुका था और रसोई में करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए मेघनाथ और जगत मेहरा सीधे कोने में एक मेज पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। आपका कारोबार थोड़ा धीमा चल रहा है ना? जगत मेहरा ने सीधे सीधे कहा। मेघनाथ ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत धीमा चल रहा है, इसे अब और नहीं चलाया जा सकता। कारोबार अच्छा नहीं और किराया भी बहुत महंगा है। मैं इसे अगले महीने बंद करने जा रहा हूं। जगत मेहरा को पता था कि मेघनाथ ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद कॉलेज नहीं किया। उसने अपने परिवार द्वारा खोले गए छोटे से रेस्तरां में मदद की। व्यावसायिक सड़क बनने के बाद उसने अपनी पत्नी के सहयोग से अपना खुद का रेस्तरां खोला। खाना बनाने के कौशल की बात करें तो मेघनाथ निश्चित रूप से बुरा नहीं था, वरना वो इतना पैसा निवेश करके शेफ के तौर पर एक रेस्टोरेंट खोलने का आत्मविश्वास न रखता। जब वह पहली बार रेस्तरां में दाखिल हुआ, तो उसने अवचेतन रूप से हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर ली थी। रेस्तरां में मौजूद एकमात्र ग्राहक द्वारा खाए जा रहे 2 व्यंजनों की गंध, खाने के दौरान उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया, मेनू में मौजूद व्यंजनों के प्रकार, कीमत और रेस्तरां की स्वच्छता की स्थिति के आधार पर उसने एक बुनियादी अनुमान लगा लिया था। क्या आप सचमुच एक फार्म खोलने जा रहे हैं? मेघनाथ ने फिर पूछा। समर्थ सिटी के बाहरी इलाके में कोई जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते, या फिर अपने गृहनगर चले जाएं? वहां का हाल कैसा है? वहां यातायात और आर्थिक स्थिति बेहतर है, बाजार भी बड़ा होगा। मैं बड़े शहर से थक गया हूं, इसलिए मैं यहां शांति की तलाश में आया हूं, जगत मेहरा ने कहा। मेघनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन जिस जगह के बारे में मैंने आपसे पूछा था, मेरी पत्नी ने आज किसी से सुना। अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो बंद करना इतना आसान नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ऐसा है तो उस जगह का अधिग्रहण करने के बाद अगर आप खेती बाड़ी जारी रखना चाहते हैं, तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदूषण की रोकथाम और उपचार की सुविधाओं में निवेश करना एक अंतहीन गड्ढा साबित होगा। चूंकि जगत मेहरा ने अपने द्वारा प्रस्तावित स्थल के चयन में सस्ती शर्त रखी थी, इसलिए उनके विचार में स्वाभाविक रूप से इसमें निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। जगत मेहरा हैरान रह गया। क्या ऐसा है? मेघनाथ ने आह भरते हुए कहा, शायद इस बार तुम्हारी यात्रा व्यर्थ ही जाएगी। इसे बस एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए एकतानगर लौटने जैसा समझो। कोई बात नहीं, चलिए पहले जाकर देख लेते हैं, शायद कोई समाधान मिल जाए। जगत मेहरा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी उसे कोई जल्दी नहीं थी।
अगर एकतानगर कस्बे का आसपास का इलाका अच्छा नहीं होता तो वह कोई और जगह ढूंढ लेता। उसकी जरूरतें ज्यादा नहीं थी। मेघनाथ ने सिर हिलाया। वह उठा और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कैशियर के पास गया। उसने कार की चाबी ली और जाने ही वाला था कि उसने कार ले ली। 1 मिनट रुको, खाने का समय हो गया है। अगर मेहमान आ गए तो क्या होगा? जगत मेहरा ने कहा। कोई बात नहीं, मेरा भतीजा रसोई में है। वह मेनू में मौजूद लगभग सभी व्यंजन बना सकता है। अगर वह नहीं बना सकता तो मेहमानों को बता देना कि अब वो व्यंजन उपलब्ध नहीं है। वैसे भी ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, मेघनाथ ने बेपरवाही से कहा। हालांकि जगत मेहरा ने कहा, जल्दी मत करो, चलो तुम्हारी रसोई में चलते हैं और देखते हैं। मेघनाथ को लगा कि जगत मेहरा उसके रेस्टोरेंट में आना चाहता है, इसलिए वह उसे रसोई में ले गया। चलते चलते उसने कहा, दूसरी मंजिल पर 3 निजी कमरे हैं। धिक्कार है, उस समय मैं कितना खुश था। मैंने सोचा था कि अब जब सबकी आमदनी बढ़ गई है और नई व्यावसायिक सड़क इतनी आलीशान हो गई है तो हमें भी आलीशान रास्ता अपनाना चाहिए। मुनाफा भी ज्यादा है और मरम्मत का खर्च भी ज्यादा। आह, मेरी पत्नी कितनी बदनसीब है, उसने अपना सारा दहेज खो दिया। जब वे रसोई घर पहुंचे तो जगत मेहरा ने मेघनाथ के भतीजे को देखा। वो लगभग 20 वर्ष का एक युवक था। वो थोड़ा गोलमटोल और शर्मीला लग रहा था। मेघनाथ द्वारा परिचय कराए जाने के बाद उसने पुकारा, भाई जगत, चलो चलते हैं। रसोई में देखने लायक कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ऊपर के निजी कमरे दिखा दूंगी। मैंने नवीनीकरण में बहुत मेहनत की है और अपनी सारी कलात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल कर लिया है, मेघनाथ ने कहा और रसोई से निकलने ही वाली थी। हालांकि जगत मेहरा ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास खरगोश का मांस है? मेघनाथ ने कहा, खरगोश का मांस नहीं। क्यों? क्या आप खरगोश का मांस खाना चाहते हैं? वो चीज यहां ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। मेरे पास कुछ बांस के चूहे का मांस है, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? अरे यार, पिछले 2 सालों में इंटरनेट पर फार्मर ब्रदर्स नाम का एक ग्रुप है। ये लोग बांस के चूहे पालने में माहिर हैं और काफी लोकप्रिय है। अब तो बांस के चूहे पालने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ गई है, लेकिन कीमत बहुत बढ़ गई है, 75 रुपए प्रति किलो। बाप रे! उसके पीछे खड़े उसके भतीजे ने फुसफुसाते हुए कहा, यह हुआ नोंग बंधुओं की कहानी है। जगत मेहरा ने कहा, बांस के चूहे का मांस भी बढ़िया होता है। आओ, मैं इसे पहले मैरिनेट कर लेता हूं। आज रात वापस आने पर मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। मेघनाथ आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम खाना भी बना सकते हो? वो अपने अच्छे दोस्त के स्वभाव को जानता था। अगर वो खाना बनाने में माहिर नहीं होता तो वो रेस्टोरेंट के हेड शेफ के सामने ऐसी गुजारिश नहीं करता। मुझे थोड़ा अनुभव है। इस बांस के चूहे के मांस के लिए आपके पास कोई और व्यवस्था तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जगत मेहरा ने बांस के चूहे के मांस को मैरिनेट करने का काम पूरा कर लिया और मेघनाथ से उसे फ्रिज में रखने को कहा। इसके बाद वे दोनों रेस्तरां से निकल गए। उन्होंने मेघनाथ की मिनी वैन ली और रामपुर गांव की ओर चल दिए, जो कस्बे से 20 किलोमीटर से अधिक दूर था। उद्यनगर शहर उस कहावत को सच साबित करता था कि यहाँ 8 पहाड़, एक जलधारा और एक खेत है। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे और सड़कें स्वाभाविक रूप से घुमावदार और उबड़-खाबड़ थी। अंतिम 7 से 8 किलोमीटर का पूरा रास्ता कच्ची सड़कें थी, जिन पर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल था। सौभाग्य से मेघनाथ एक अनुभवी ड्राइवर था। वो इस सड़क पर अक्सर आता जाता रहता था और जानता था कि किन खतरों से बचना है, लेकिन फिर भी उसकी मिनीवैन का ढांचा अक्सर खरोंच जाता था और चरमराहट की आवाजें सुनकर जगत मेहरा की भौहें तन जाती थी। दूसरी ओर मेघनाथ को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि ये मिनीवैन सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुकी है, लंबे समय तक परखी जा चुकी है और खराब सड़कों के लिए ही बनी है।
ये उसका भरोसेमंद पुराना साथी है। जब आपने पहली बार कहा कि आप वापस आकर एक फार्म खोलना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप गंभीर होंगे। तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम एक बड़े शहर में आसानी से रह सकते हो, है ना? मेघनाथ ने गाड़ी चलाते हुए उत्सुकता से पूछा। बात बस इतनी सी है कि बड़े शहर में रहना बहुत थका देने वाला होता है, इसलिए मैं पहाड़ों में रहना चाहता हूं। वहां ज्यादा सुकून मिलता है। मेरे सिर को देखो, मैंने अपनी दिमागी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। ये तो पहले ही गंजा हो गया है। जगत मेहरा ने बेरहमी से खुद का मजाक उड़ाया। तो फिर आपको खेती नहीं करनी चाहिए। ये सुकून देने वाला काम नहीं है, मेघनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा। पहले मेरी बात मत करो, चलो तुम्हारी बात करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। जगत मेहरा ने विषय बदल दिया। इससे क्या फायदा हो सकता है? जब आप आए थे तब आपको देखना चाहिए था। पूरी व्यावसायिक सड़क लगभग वीरान पड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपर ने ठीक से योजना नहीं बनाई और पर्याप्त प्रयास नहीं किया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ एक रेस्तरां और कुछ लोगों से बदला जा सके। दरअसल आपके व्यंजनों का स्वाद कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात तो इसका प्रचार करना है। आजकल यातायात इतना विकसित हो चुका है कि अगर आपका रेस्तरां लोकप्रिय हो जाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सड़क पर यातायात ज्यादा है या नहीं। प्रचार न होने की बात तो दूर, जब मैंने पहली बार अपना रेस्टोरेंट खोला तो मैंने अपने जान पहचान वालों की मदद से हाईवे के निकास द्वार के बाहर लगे बिलबोर्ड को 10 दिनों के लिए किराए पर लिया। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि वे अपने जान पहचान वालों के बीच 20% छूट का अभियान चलाए। मैंने स्थानीय फोरम पर भी पोस्ट किया। अफसोस, सब बेकार। अब ज्यादातर बिक्री टेकआउट प्लेटफॉर्म से ही होती है, लेकिन मुनाफा बहुत कम है। मेरे रेस्टोरेंट का किराया बहुत ज्यादा है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। तो मैंने इस बारे में सोचा, जब यह रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो मैं सिर्फ टेकआउट ही करूंगा। मेघनाथ भी कड़वाहट से भरा हुआ था। जगत मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, आजकल पदोन्नति का ये तरीका सही नहीं है। उत्परिवर्तन से पहले जगत मेहरा रेस्तरां खोलने, उसे चलाने और उसका प्रचार करने जैसी बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। इसका कारण यह था कि उसे लगता था कि यह बहुत झंझट भरा काम है और उसे सबसे ज्यादा परेशानी का डर था। ऐसा नहीं था कि उसे अब परेशानी पसंद थी, बल्कि उसका दिमाग लगातार काम करता रहता था। यहां तक कि अगर वह किसी स्तब्धता में भी होता तो भी उसका दिमाग अपने आप आसपास की संवेदी सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करता और दूसरों की बातों को भी समझता। जब उसे कोई ऐसा प्रश्न सुनने को मिलता जिसमें उसकी रुचि होती, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया गया प्रश्न जिसे वह अधिक महत्वपूर्ण समझता, तो वो अवचेतन रूप से प्रतिवाद के बारे में सोचना शुरू कर देता और एक योजना तैयार कर लेता। ये इतने लंबे समय तक किए गए सभी प्रकार के लक्षित प्रशिक्षणों के साथ साथ कई उत्परिवर्तनों और विकासों का परिणाम था। इसलिए जब जगत मेहरा ने मेघजारा रेस्टोरेंट में कदम रखा और ये अंदाजा लगाया कि मेघनाथ का रेस्टोरेंट मुश्किल में है, तो उसने अवचेतन रूप से उसके लिए एक समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मेघनाथ के व्यंजन ठीक ठाक थे, लेकिन यह तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए रेस्तरां खोलने की बुनियाद थी। इसके अलावा और भी कई कारक थे। यह सूचना का युग है, मोबाइल इंटरनेट का युग है। लोग अत्यधिक सूचनाओं के संपर्क में हैं। ये 20 साल पहले की बात नहीं है। जब हम टीवी पर किसी खास ब्रांड को देखते थे तो हम सोचते थे कि चूंकि ये ब्रांड विज्ञापन पर पैसा खर्च करने को तैयार है, इसलिए ये भरोसेमंद होना चाहिए। आजकल लोग हर समय विज्ञापन देखते रहते हैं। वे तरह तरह के विज्ञापनों से ऊब चुके हैं। यहां तक कि थोड़े से सीधे साधे विज्ञापन भी लोगों को घृणा और अरुचि का अनुभव करा सकते हैं। इसका असर काफी सीमित होता है, जगत मेहरा ने धीरे धीरे कहा। मेघनाथ असमंजस में पड़ गया। तो फिर विज्ञापन के बिना हम और क्या कर सकते हैं? क्या उन बड़े ब्रांडों को भी विज्ञापन नहीं करने पड़ते? जगत मेहरा ने कहा, वे अमीर और दबंग हैं।
इसलिए उन्हें कार्यकुशलता की परवाह नहीं है। जब तक आवाज सुनाई दे रही है तब तक ठीक है। अगर आवाज काफी तेज हो तो ये बहुत ध्यान आकर्षित कर सकती है। हालांकि अगर लागत ज्यादा नहीं है और हम अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रणनीति के बारे में बात करनी होगी। क्या आपने ये नहीं कहा था कि देहाती ब्रदर्स के लोकप्रिय होने के बाद बांस के चूहे का मांस अचानक लोकप्रिय हो गया? बाजार का विस्तार तो हुआ ही, साथ ही कीमत में भी वृद्धि हुई। यदि उनके वीडियो को बांस के चूहे के मांस के विज्ञापन के रूप में देखा जाता है तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव इतना अच्छा क्यों है? दरअसल बिली पर रश्मि सिंह को गाते हुए सुनने के बाद उन्होंने गलती से देहाती ब्रदर्स के कुछ वीडियो देख लिए। तभी उन्हें इस समूह के बारे में पता चला जो बांस के चूहों की वजह से लोकप्रिय हो गया था। मेघनाथ ने इस बारे में सोचा और कहा, क्योंकि नेटिजन्स को नहीं लगता कि वे वीडियो विज्ञापन जैसे दिखते हैं। जगत मेहरा ने सिर हिलाया। नहीं, भले ही वे ये स्पष्ट कर दें कि ये बांस के चूहे का विज्ञापन है, फिर भी नेटिजन्स इसका आनंद लेंगे और इसे फैलाने में खुशी खुशी उनकी मदद करेंगे। इसका सार एक ही शब्द में है, विषय वस्तु। सूचना विस्फोट के इस युग में सामग्री ही सर्वोपरि है। बेशक अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आप ट्रेंडिंग सर्च में भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म को विज्ञापनों से भर सकते हैं ताकि उपयोगकर्ता आपके विज्ञापन देख सके। लेकिन अच्छी सामग्री को इंटरनेट यूजर्स द्वारा स्वतः ही फैलाया जा सकता है। आज के इस दौर में हर कोई अलग अलग आकार के मीडिया आउटलेट के समान था। सूचना का प्रसार बहुत आसान और सुविधाजनक था। यह हम जैसे स्वरोजगारशुदा लोगों के लिए, जिनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, उपयोगकर्ताओं के जी स्पॉट को आकर्षित करने का सबसे किफायती और सबसे प्रभावी तरीका है। यह सुनकर मेघनाथ दंगम हो गया। उसे लगा कि जगत मेहरा वाकई आईटी उद्योग में लंबे समय से काम कर रहा है। उसके मन में कई धारणाएं थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आया, 2 दिन पहले मैंने अपने चचेरे भाई के दोस्तों के समूह में एक वीडियो देखा था। उसका नाम बहुत लंबा था। वो वीडियो तांग राजवंश से संबंधित था। सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने इसे अपने दोस्तों के समूह में भी साझा किया। मेरे भतीजे ने इसे देखा और उसने भी इसे साझा किया। मेरी पत्नी ने भी इसे साझा किया। और हम सभी जानते हैं कि ये यूनियन पे का विज्ञापन है। धत तेरी की, वे हमें बिना कोई लाभ दिए विज्ञापन को स्थानांतरित करने की पहल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये वास्तव में, आपने क्या कहा? सामग्री ही सर्वोपरि है, जगत मेहरा ने कहा। इसलिए हमें कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करना होगा जो लोगों को आकर्षित करे। तभी लोग आप पर और आपकी दुकान पर ध्यान देंगे और आपकी दुकान इंटरनेट पर मशहूर हो जाएगी। इस तरह दुकानों में आने वाले ग्राहकों की संख्या आपकी तरक्की का आधार नहीं रहेगी। मेघनाथ ने आह भरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। पिछले कुछ वर्षों में केवल एक ही विज्ञापन ऐसा है जिसने मुझे स्थानांतरण के लिए प्रेरित किया। वह केवल देहाती ब्रदर्स की जोड़ी है। ठीक है, मेरी योजनाएं हैं। इस बारे में रात में बात करते हैं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसका उल्लेख मेघनाथ ने किया था, तो जगत मेहरा एक नजर में ही बहुत संतुष्ट हो गया। आम लोगों की नजर में यहां की सड़कें बहुत खराब और दूर दराज थी। सबसे नजदीकी गांव का घर 1 या 2 किलोमीटर दूर था। यह सचमुच रहने लायक जगह नहीं थी, लेकिन जगत मेहरा के लिए यह एकांत में रहने के लिए एक अच्छी जगह थी। और उसके बगल में एक बड़ा खुला स्थान था। जरूरत पड़ने पर वह इसका विस्तार जारी रख सकता था। कुछ दूर पीछे एक विशाल पहाड़ी जंगल था। इलाका जटिल और उबड़ खाबड़ था और पहली नजर में उसका कोई अंत नजर नहीं आता था। आम लोगों के लिए वहां से गुजरना मुश्किल था और वह जगह बहुत सुनसान और थोड़ी उदास दिखती थी। लेकिन जगत मेहरा ने पहले ही कल्पना करना शुरू कर दिया था कि वह जंगल में दौड़कर अपने धनुष बाण का अभ्यास कर रहा है।
ये स्पष्ट था कि ये जगह काफी समय से वीरान पड़ी थी। अंदर का कारखाना बेहद अस्त-व्यस्त था। मेघनाथ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और इस जगह के मालिक से संपर्क करने ही वाला था कि उसने देखा कि जगत मेहरा धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ रहा है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुकतावश अपना मोबाइल फोन नीचे रखकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी मेघनाथ चौंक गया क्योंकि पास ही घास में एक काला कोबरा खड़ा होकर अपनी गर्दन फैला रहा था। वो धीरे धीरे पास आ रहे जगत मेहरा पर हमला करने के लिए तैयार था। मेघनाथ बहुत घबराया हुआ था। उसने अनजाने में ही चारों ओर देखा कि क्या वहां कोई बांस के डंडे, लकड़ी की छड़े या ऐसी कोई चीज है। उसने और जगत मेहरा ने बचपन में सांप पकड़े थे, लेकिन वह तो बिल्कुल जहरीला नहीं, घास का सांप था। न कि इस तरह का सांप जिसने पूरे गांव को खा डाला। लेकिन उसकी घबराहट पूरी होने से पहले ही उसने देखा कि जगत मेहरा ने अपना दाहिना हाथ इस तरह बढ़ाया मानो वो कोबरा के सिर को छूने वाला हो। तभी अचानक झटके से उसने कोबरा का सिर अपने हाथ में जकड़ लिया। ये क्या बकवास है? मेघनाथ ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह पास आया और जगत मेहरा के हाथ में कोबरा का सिर देखकर अचंभित रह गया। अभी अभी तो मुझे तुम्हारी समाधि पर लिखे जाने वाले शब्द याद आ गए थे। जगत मेहरा ने अपने हाथ में जकड़े हुए कोबरा को देखा, जिसका सिर उसके हाथ में दबा हुआ था। उसका मुंह खुल भी नहीं पा रहा था और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी बाह से लिपटा हुआ था। मन ही मन उसने एक विशाल उल्लू को इलाके में गश्त करते हुए देखा और उस पर मानसिक आघात का प्रयोग किया। कुछ ही सेकंड बाद जगत मेहरा ने सांप को जमीन पर फेंक दिया, जिससे मेघनाथ फिर से डर गया। फिर उसने देखा कि कोबरा ने अपने शरीर को कुछ बार हिलाया और तेजी से घास में गायब हो गया। अपने आसपास मौजूद असंख्य जंगली जानवरों और खेत के पीछे पहाड़ों में हो रही हलचल को महसूस करते हुए जगत मेहरा का मन प्रसन्न हो उठा, मानो वह सभी प्रकार के जंगली जानवरों से दोस्ताना अंदाज में बातचीत कर रहा हो। रणनीति मार्गदर्शिका के अनुभव के आधार पर उनका मानना था कि अब उन्हें अन्य जानवरों के साथ संवाद करने का अधिक अनुभव होना चाहिए। अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस जगह को किराए पर ले लूं और कोई खेत न बनाऊं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जगत मेहरा ने पीछे मुड़कर मेघनाथ से कहा। मेघनाथ असमंजस में पड़ गया। अगर आप खेत नहीं बनाना चाहते, तो आपको ये जगह किस लिए चाहिए? बस यही रहने के लिए। लेकिन आपको इतनी बड़ी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां रहना चाहते हैं, तो इसे साफ करने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। अंदर रहने के कमरे तो हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। आप कॉपर स्टोन टाउन में ही रह सकते हैं। अगर आप ग्रामीण जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप कभी कभी आसपास के पहाड़ों पर जा सकते हैं। मुझे अब भी ये जगह चाहिए। इसे भूल जाओ। ये तुम पर निर्भर है। मैं खेत मालिक के फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। चलो उसके घर चलते हैं। फिर मेघनाथ ने अपनी मिनीवैन चलाई और जगत मेहरा को गांव के एक अधिक विकसित क्षेत्र में ले गया। जब वह खेत मालिक के घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने पाया कि वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद 30 साल के आसपास का एक आदमी, जिसने सूती आस्तीन की कमीज, ढीली पैंट, चप्पलें, कलाई पर बौद्ध माला और गले में सोने की चेन पहन रखी थी, सड़क किनारे रुका। उसने मेघनाथ से पूछा, आहा मेघनाथ, क्या ये वही दोस्त है जिसका तुमने पहले जिक्र किया था और जो खेत खरीदना चाहता है? मेघनाथ ने सिर हिलाया। जी हां, ये मेरे अच्छे भाई जगत मेहरा है। फिर उन्होंने उस व्यक्ति का परिचय जगत मेहरा से कराया। ये रामपुर गांव के उपनिदेशक कारण देव है। खेत का मालिक उन्हीं के परिवार से है। कारण देव ने सामने बंद दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, ओल्ड देव अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अगले 2 दिनों तक वापस आएंगे। क्या आपने उनसे संपर्क किया है? मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि मैं उसे ढूंढ लूंगी। मेघनाथ थोड़ी झुंझला गई। क्यों ना आप इधर आकर थोड़ी देर बैठ जाएं?
कारण देव ने पास ही स्थित एक 3 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया। जी हां, मैं अभी फार्म के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के बारे में ही पूछने वाला था। सबसे पहले कारण देव इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। मेघनाथ ने मिनीवैन चलाई और जगत मेहरा उनके पीछे पीछे आए। रामपुर गांव में निदेशक देव का काफी प्रभाव है। एक तानगर कस्बे में भी उनके कई व्यवसाय हैं। जिस व्यावसायिक सड़क पर मेरी दुकान है, वहां उनकी 8 दुकानें हैं। उनके व्यापक संपर्क है और संभवतः पर्यावरण संरक्षण विभाग के कुछ लोगों से भी उनकी जान पहचान है। अगर आप सचमुच यहां फार्म खोलना चाहते हैं, तो उनसे अच्छे संबंध रखना फायदेमंद होगा। मेघनाथ ने कार में बैठे बैठे ही उपनिदेशक कारण देव का परिचय जगत मेहरा से करा दिया। जगत मेहरा जानता था कि अधिकांश ग्राम अधिकारी देश के सरकारी कर्मचारी नहीं थे। वे ग्राम समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि ग्राम प्रशासन को ग्राम कार्यों को पूरा करने में सहायता करते थे। इसलिए कई ग्राम अधिकारियों का गांव में अधिक प्रभाव और प्रतिष्ठा थी। यह कारण देव स्पष्ट रूप से ऐसा ही एक व्यक्ति था। आंगन के बाहर कार पार्क करने के बाद जगत मेहरा और मेघनाथ अभी आंगन में दाखिल ही हुए थे कि आंगन में बंधा हुआ एक बड़ा भूरा कुत्ता तुरंत खड़ा हो गया और भौंकने लगा। जगत मेहरा की निगाहें घूमी और उस बड़े भूरे कुत्ते की आंखों से मिली। कुत्ता धीमी और मधुर आवाज में भौंकने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी आवाज एक सिसकी में बदल गई और वो एक तरफ सिकुड़ गया। मेघनाथ असमंजस में पड़ गया। उसने चाय का सेट लेकर आए कारण देव से पूछा, निर्देशक देव, क्या आपके कुत्ते को सर्दी लग गई है? अभी अभी उसे खांसी क्यों आई? दरअसल भौंकने की आवाज कुत्ते के गले से पहले ही रुक गई। ये खांसी जैसी लग रही थी। कारण देव ने अपने कुत्ते पर एक नजर डाली, जो आमतौर पर बहुत बेपरवाह रहता था, लेकिन आज अचानक थोड़ा डरा हुआ था। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मेघनाथ से कहा, मैंने पहले ही कहा है कि निजी तौर पर मुझे निदेशक या उपनिदेशक कहने की जरूरत नहीं है। मुझे काई या भाईफू कहिए। बैठकर चाय बनाने के बाद कारण देव ने मेघनाथ का खेत के बारे में सवाल सुना और कहा, श्रीमान मेहरा, क्या आपने सुअर पालने के लिए खेत खरीदा था? यदि ऐसा है तो फार्म को मंजूरी मिलने की कोई संभावना नहीं है। जगत मेहरा ने कहा, मैं सुअर नहीं पालना चाहता। मैं खरगोश, मुर्गियां, बत्तखें और अन्य जानवर पालना चाहता हूं। मैं कुछ गाय भी पालना चाहता हूं। कारण देव आश्चर्यचकित होकर बोला, इतना गंदा? ये कोई फार्म नहीं है, ये एक पारिवारिक फार्म है। अगर ये खरगोश है तो समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है। शायद अभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। आखिरकार ये फार्म पीने के पानी के स्रोत से काफी दूर है और ये कोई दर्शनीय स्थल भी नहीं है। शहर ने अभी तक इस फार्म का विकास नहीं किया है। बोलते समय उप डायरेक्टर देव ने उनके साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी साझा की। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, जैसे रिपोर्ट प्रपत्र, पंजीकरण प्रपत्र और अनुमोदन समय और कठिनाई स्तर घटते क्रम में बताए गए। एक रिपोर्ट की समीक्षा में 60 दिन लगते हैं, जबकि पंजीकरण प्रपत्र की समीक्षा में 15 दिन लगते हैं। यदि सुअरों की संख्या 3000 से अधिक हो जाती थी, या यदि फार्म पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होता था, तो रिपोर्ट देनी अनिवार्य थी। यदि सुअरों की संख्या 100 से अधिक हो जाती थी, तो रिपोर्ट फॉर्म भरना आवश्यक था। खरगोशों की संख्या के हिसाब से देखें तो 30 खरगोश एक सुअर के बराबर थे। फार्म की स्थिति को देखते हुए 3000 सुअरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, 300 सुअरों का पंजीकरण भी स्वीकृत नहीं होगा। यदि यह छोटे पैमाने का खरगोश फार्म होता तो पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दामोदर देव ने गुपचुप तरीके से फार्म बनाया और सुअर पाले। जब उसका भेद खुल गया तो वह पर्यावरण प्रभाव आकलन कंपनी के पास रिपोर्ट बनवाने गया। हालांकि उसे मंजूरी नहीं मिली, इसलिए उसे जल्दी से सुअर बेचने पड़े। इस घटना के बाद भले ही ये एक छोटा कृषि फार्म हो, पर्यावरण संरक्षण विभाग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
यदि आप वाकई फार्म का अधिग्रहण करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बाद ही फार्म के निर्माण में निवेश करें। उस फार्म को पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए उसे तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। कोई विवाद न खड़ा करें, वरना यह अच्छा नहीं लगेगा। कारण देव ने सच्चाई को सिर्फ इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि खेत का मूल मालिक दामोदर देव उसका रिश्तेदार था। वो सचमुच सच बोल रहा था, क्योंकि उनके परिवार ने पहले भी एक फार्म खोला था। इसलिए कारण देव ने फार्म में आने वाली संभावित कठिनाइयों और आसानी से हल न होने वाली समस्याओं के बारे में बात करना जारी रखा। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि जगत मेहरा की फार्म खोलने की योजना अवास्तविक थी। इन शब्दों ने सचमुच जगत मेहरा की फार्म खोलने की इच्छा को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। असल में उसने मालिक से पूछा था, जो पहले बेल्जियन खरगोश पालता था। मालिक ने कहा कि छोटा फार्म खोलना काफी आसान है, शुरुआती निवेश बहुत कम है और जगह की जरूरतें भी बहुत सरल है। ये इतना आसान था कि उसने कई समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल जगत मेहरा ने वास्तव में कोई बड़ा फार्म बनाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह अकेले इसकी देखभाल नहीं कर सकता था। उसे लोगों को काम पर रखना पड़ता। उसने अपने पाले हुए मांस वाले खरगोशों को बेचने की भी योजना नहीं बनाई थी। उसके लिए यही बेहतर होता कि वह कम बिक्री और खराब प्रबंधन की स्थिति में ही चलता रहता। तथाकथित फार्म उसके लिए कुछ मात्रा में पशुधन और मुर्गी पालन करने का मात्र एक बहाना था। आखिरकार उसे उम्मीद थी कि भविष्य में उसकी भूख बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक सप्ताह में 4-5 खरगोशों की खपत शायद ज्यादा ना हो, लेकिन जब यह संख्या 1 दर्जन या उससे भी अधिक हो जाएगी, तो अगर पर्याप्त मात्रा में खरगोश न पाले जाए तो ये उसके लिए असहनीय हो जाएगा। इतने सारे खरगोश पालने के पीछे कोई कारण तो होना ही चाहिए। शुरू में उसे लगा कि उसने खरगोश फार्म खोलने वाले व्यक्ति से पूछा था। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी खोजी थी और बहुत सारे अनुभव पढ़े थे, इसलिए उसे इस बारे में काफी सोचना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सोच अभी भी बहुत सरल थी। उसने वास्तव में कई काम नहीं किए थे। अगर वह सिर्फ सही सलाह और जानकारी खोजने पर निर्भर रहता तो उससे कई गलतियां हो जाती। फिर जगत मेहरा के दिमाग में तुरंत कुछ और योजनाएं आई। उदाहरण के लिए वो उस जमीन को समतल करके उसे एक फार्म हाउस में बदल सकता था। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो ऐसा लगता था कि उसे बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। मेहमानों का सत्कार करना भी मुश्किल होगा। वह उन्हें दरवाजे पर मना नहीं कर सकता था। श्रीमान मेहरा, आपने हमारे रामपुर गांव में फार्म खोलने के बारे में क्यों सोचा? आपने पहले कहाँ काम किया था? कारण देव ने उत्सुकता से पूछा। जगत मेहरा ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने सीधे अपनी पिछली कंपनी की परियोजनाओं और उन हिस्सों के बारे में बताया जिनकी जिम्मेदारी उन पर थी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इंटरनेट, एआई, बिग डेटा, क्या ये सभी आजकल लोकप्रिय चीजें नहीं हैं? प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। हमारी कंपनी के लिए प्रवेश बिंदु का चुनाव कोई समस्या नहीं है, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। अगर हम एक कदम भी पीछे रह गए तो हम हमेशा पीछे ही रहेंगे। ये सुनकर कारण देव ने आह भरी। ये सच है। इंटरनेट एक तरह का बुलबुला ही है। भविष्य में भी अर्थव्यवस्था वास्तविक अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करेगी। वास्तविक अर्थव्यवस्था ही इसका आधार स्तंभ है। कृषि, पशुपालन, ये आधारभूत तत्व है। सोचिए, अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया में बिजली, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण सब कुछ खत्म हो जाए तो जीना नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर चावल, सब्जियां और मांस ही न हो तो जीना नामुमकिन है। लेकिन श्रीमान मेहरा, सच कहूं तो आपका पेशा पशुपालन से थोड़ा अलग है। मेरा सुझाव है कि आप कोई दूसरा पेशा अपना लें। जगत मेहरा ने पहले एक सुनसान जगह पर खरगोश के मांस का एक ऐसा रेस्तरां खोलने की योजना बनाई थी जो ठीक से नहीं चल रहा था।
वह ज्यादातर टेकआउट सेवा देगा और जब मन करेगा तब रेस्तरां खोलेगा। उसे हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। इस तरह उसके पास बड़ी मात्रा में खरगोश का मांस खरीदने का एक वाजिब कारण होगा। लेकिन जब उसने डायरेक्टर देव की बातें सुनी तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई। आखिरकार उत्परिवर्तन से पहले वो हमेशा से प्रौद्योगिकी का समर्थक और उपासक रहा था। उसका मानना था कि इंटरनेट एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है और भविष्य में सभी उद्योगों की नींव बनेगा। उन्होंने बिना कहे कहा, दरअसल मैंने अपना पेशा नहीं छोड़ा है। इस बार मैंने भाई मेघनाथ से खेत ढूंढने में मदद मांगी है। इसका मुख्य कारण मुर्गी पालन करके उन्हें बेचकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित कृषि तकनीक के संयोजन पर शोध करना है। ओह, स्वचालित खेती को समझना आसान है। इंटरनेट और एआई को कैसे संयोजित किया जाए? क्या आप अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचेंगे? कारण देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेघनाथ ने कुछ संदेह भरी निगाहों से अपने दोस्त की ओर देखा। उसने पहले कभी उसे इस बारे में बात करते नहीं सुना था। बेशक, ये इतना आसान नहीं है। जगत मेहरा ने उन दोनों को गंभीरता से देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक पल के लिए भी आवाज नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया हो। भले ही खरगोश एक ही प्रजाति का हो, अलग अलग चारा, अलग अलग जगहों और अलग अलग प्रजनन विधियों का इस्तेमाल करने से अंडे से निकलने के बाद उनमें कुछ व्यक्तिगत अंतर जरूर होंगे। मांस की गुणवत्ता में थोड़ा अंतर होगा। हम विभिन्न डेटा का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके एआई को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि ये हमारी इच्छित मांस गुणवत्ता के अनुसार लक्षित प्रजनन योजनाएं प्रदान कर सके। फिर स्वचालित कृषि उपकरणों के माध्यम से इन योजनाओं को साकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ खरगोशों के लिए, यदि हम चाहते हैं कि उनके पिछले पैर अधिक मजबूत और चबाने योग्य हों, तो हम उनके लिए निश्चित प्रशिक्षण कार्य निर्धारित कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि उनका मांस अधिक मुलायम हो, तो हम उनके लिए लक्षित पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं। हम खरगोशों के प्रजनन को भी विनियमित कर सकते हैं, गर्भावस्था के लिए सबसे उपयुक्त समय का पता लगा सकते हैं, बच्चे के जन्म के लिए सबसे उपयुक्त समय का पता लगा सकते हैं और विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करके ये देख सकते हैं कि क्या खरगोशों के स्वाद में कोई अंतर है। बेशक, हम अंडे से निकले खरगोशों की स्थिति के अनुसार नर और मादा खरगोशों की विशेषताओं का विश्लेषण भी कर सकते हैं। इससे अंतिम खरगोश में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, ये जानने के लिए हम लक्षित मिलान कर सकते हैं। ये सभी बड़े डेटा में तब्दील हो जाएंगे और देश के अन्य स्वचालित खरगोश फार्मों से जुड़ जाएंगे। हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और उपयुक्त प्रजनन खरगोशों का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। ग्राहक अपनी पसंद या प्रकार के अनुसार ऑनलाइन कस्टमाइज कर सकते हैं और ऐसा खरगोश प्राप्त कर सकते हैं जो उनके स्वाद या खाना पकाने की शैली के लिए सबसे उपयुक्त हो। वे सीधे हस्तक्षेप भी कर सकते हैं और प्रजनन योजना में छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। वे अपनी पसंद के खरगोश का पालन पोषण कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ खरगोश का मांस बारबेक्यू के लिए सबसे उपयुक्त होता है, कुछ खरगोश का मांस मसालेदार होने पर सबसे अच्छा लगता है, कुछ खरगोश का मांस सूप बनाने के लिए एकदम सही होता है और कुछ खरगोश का मांस डिब्बाबंद भोजन के लिए उपयुक्त होता है। कारण देव और मेघनाथ दोनों हैरान रह गए। वे चाय डालना जारी रखना भी भूल गए। पता नहीं कब जगत मेहरा उठ खड़ा हुआ और आंगन में इधर-उधर घूमने लगा। बीच बीच में इशारे करके अपने इरादे जाहिर कर रहा था। बस एक बड़ा ग्राउंड कुत्ता कोने में बड़ी आज्ञाकारिता से दुबका हुआ था, मानो नींद से मर रहा हो, लेकिन खुद को सोने से रोक रहा था। जगत मेहरा का दिमाग अब किसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा था। जितनी तेजी से वह आगे बढ़ता, उतना ही ज्यादा वह सोचने लगता। अब वह सिर्फ बेमतलब की बातें नहीं कर रहा था। उसने अपने कुछ असली विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए थे। तो हमारा असली उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट आधारित प्रजनन अनुसंधान संस्थान स्थापित करना है।
खरगोशों के प्रजनन और पालन पोषण के अध्ययन से शुरुआत करते हुए हम धीरे धीरे इस तकनीक को प्रजनन के अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देंगे। भविष्य में हम आनुवंशिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त उपकरण भी लाएंगे, उच्च वेतन वाले पेशेवर कर्मियों को नियुक्त करेंगे और पेशेवर प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे। कंप्यूटरों के संदर्भ में चूंकि बहुत सारा डेटा होगा, इसलिए हम पेशेवर डेटा केंद्र और अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे। इन आंकड़ों और अनुप्रयोग विधियों का उपयोग न केवल प्रजनन के लिए बल्कि कई अन्य पहलुओं के लिए भी किया जा सकता है। सहायक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारा शोध केवल पशुपालन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी होगा। हम पूरे समाज की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं और युग के विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। समय आने पर यह बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होगा। इसमें न केवल प्रजनन फार्म बल्कि पूरा चोंग्युन गांव शामिल होगा। हम एक अनुसंधान संस्थान से अनुसंधान केंद्र में और फिर अनुसंधान केंद्र से एक विशेष अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित होंगे। कुछ देर बाद जगत मेहरा आखिरकार रुका और बैठ गया। उसने अपने लिए एक कप पानी डाला और पी लिया। तभी मेघनाथ और कारण देव धीरे धीरे होश में आए। हालांकि उनकी आंखों में सदमा और उदासी अभी भी बरकरार थी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? कारण देव ने बुदबुदाते हुए कहा। जगत मेहरा ने कहा, यह तो बस एक कोरी कल्पना है। मुझे नहीं लगता कि प्रजनन फार्म बनाया जाएगा। हमें इसके बारे में दीर्घकालिक रूप से सोचना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे अचानक एहसास हुआ कि 4 जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, जो कट्टरता से भरी हुई है। धत तेरे की! क्या मैं अभी भावुक हो गया? जगत मेहरा ने अपना माथा पीटने की इच्छा को मुश्किल से रोका। उसे अभी अभी की अपनी भावनाएं याद आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कल्पना कर रहा हो कि भविष्य में जब उसके पास बहुत धन होगा तो वो अपने लिए एक निजी अनुसंधान केंद्र कैसे स्थापित करेगा। सभी शोधकर्ता गुप्त रूप से उसके लिए काम कर रहे होंगे। जाहिर है, ये शोध प्रजनन तकनीक, इंटरनेट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नहीं था, बल्कि ये उसकी अपनी विशिष्टता के बारे में था। इन अद्वितीय शोध परिणामों के आधार पर वो अपने उत्परिवर्तन के स्रोत का पता लगा सकता था और उत्परिवर्तन को अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से निर्देशित करने का तरीका खोज सकता था। हालांकि भावनात्मक दृष्टिकोण से वे उसके भावनात्मक आत्मसात के माध्यम से जो कुछ भी समझ सकते थे वो उसकी कल्पना का परिणाम होना चाहिए, है ना? इसके अलावा उनके शब्दों के अनुसार उनके लिए इंटरनेट, एआई और प्रजनन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की दिशा में सोचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देर हो जाने के कारण जगत मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कारण देव के रात्रि भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और फिर महान योजना पर चर्चा जारी रखी। उसने मेघनाथ को अपनी गाड़ी में बिठाया और कॉपरस्टोन टाउन वापस चला गया। गाड़ी काफी दूर तक जा चुकी थी, लेकिन जगत मेहरा को रियरव्यू मिरर में डायरेक्टर लियू अपने घर के दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे थे। वो उनसे अलग होने को तैयार नहीं थे। गाड़ी चला रहे मेघनाथ भी बेहद उत्साहित थे। उनकी आंखें मानो चमक रही थी और उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। मुझे पता था कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो जो बड़े शहर में नहीं रह सकते और पहाड़ों में एकांत में रहना चाहते हो। मुझे पता था कि आपका हृदय महान है, आपके बड़े सपने और बड़ी योजनाएं होंगी। रामपुर गांव के अनुसंधान केंद्र बनने के बारे में ये सोचकर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य इस स्थान द्वारा निर्देशित होगा, मैं इतना उत्साहित हूं कि मैं 2 बार चिल्लाना चाहता हूं। जगत मेहरा ने अपने माथे पर मौजूद काल्पनिक ठंडे पसीने को पोंछने की इच्छा को दबा लिया। वह इस भावनात्मक आत्मसातकरण के प्रभावों के बारे में सोच रहा था। अगर भावनात्मक आत्मसातकरण का असर नहीं हुआ तो यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उसकी बातें कल्पना और शेखी थी। उसमें बहुत सी बातें बनावटी थी। भले ही मेघनाथ और कारण देव को इंटरनेट और एआई के बारे में ज्यादा जानकारी न हो,
फिर भी उन्हें शक होता, खासकर जब उसने कहा कि इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होगा, तो उन्हें ये बात अवास्तविक जरूर लगती। आखिर वह तो सिर्फ एक व्यक्ति था। वह कोई युगसुन या युगसुन नहीं था। उसके पास इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए जनशक्ति, सामग्री और वित्तीय संसाधन कैसे हो सकते थे? पिछली भावनात्मक आत्मसातकरण प्रक्रिया के प्रभावों के आधार पर जब समय बीतता है और भावनात्मक आत्मसातकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वे उन्हीं शब्दों को दोबारा सुनने पर अधिक सटीक निर्णय ले सकेंगे। वे अब इससे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि टैंग पाओना ने बार में गाना सुन रहे व्यक्ति के मित्रों के समूह से जो संदेश प्राप्त किया था, उससे पता चलता है कि भावनात्मक आत्मसात का प्रभाव समाप्त होने के बाद भी जब भावनात्मक आत्मसात से प्रभावित व्यक्ति उस स्मृति को याद करता है, तो वह अभी भी भावनात्मक आत्मसात की स्थिति में होता है और उसे यह एहसास नहीं होता कि उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब मेघनाथ और कारण देव ने दोपहर में जगत मेहरा की कही बातों पर ध्यान से विचार किया, तो उन्हें अचानक ये एहसास नहीं हुआ कि यह आदमी शेख ही बघा रहा था। वे अब भी यही सोचेंगे कि उसने जो कहा वो तर्कसंगत था। बेशक अगर कोई दूसरा व्यक्ति वही बात कहता, तो भी लोग यही सोचते कि दूसरा व्यक्ति बेवकूफ है। हालांकि जगत मेहरा को अब भी उम्मीद थी कि वे दोनों दोपहर में हुई बातचीत को भुला देंगे। वो खेत को छोड़ने और खरगोश के मांस का रेस्तरां बनाने के लिए कोई और जगह ढूंढने के लिए भी तैयार था। जब वे एकतानगर टाउन लौटे तो लगभग 6 बज चुके थे। मेघनाथ का उत्साह लगभग शांत हो चुका था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी पिछली प्रतिक्रिया अजीब या अनुचित थी। यू लॉन्ग रेस्टोरेंट में अभी भी कोई ग्राहक नहीं था। एक मेज पर केवल 3 मेहमान खाना खा रहे थे। मेघनाथ के भतीजे ने खाना पहले ही तैयार कर लिया था, इसलिए जब वो वापस आया तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वे दोनों सीधे रसोई में गए। जगत मेहरा ने मेघनाथ से मैरिनेट किया हुआ बांस के चूहे का मांस निकालने को कहा। उसने उसे पकाते हुए समझाया, ये जानते हुए कि मेघनाथ का भला भाई खुद बांस के चूहे का मांस पकाने वाला है। उसकी पत्नी भी देखने के लिए रसोई में दौड़ पड़ी। यहां तक कि वेट्रेस भी मालकिन की मौन अनुमति से रसोई के बगल वाले गलियारे में चली गई। वो बीच बीच में झांक कर देखती रही। रामपुर गांव जाने से पहले मेघनाथ ने देखा था कि जगत मेहरा बांस के चूहे का मांस कैसे काटता और उसे मैरिनेट करता है। वह जानता था कि उसका दोस्त खाना बनाना जानता है। खाना बनाने में वह कितना अच्छा है, ये तो उसे अब पता चल जाएगा। जिस प्रमोशन का मैंने पहले जिक्र किया था, उसकी शुरुआत कुकिंग वीडियो से होगी। जगत मेहरा के बोलते ही उसने कुशलतापूर्वक पानी उबालना शुरू कर दिया। फिर उसने चाकू से प्याज काटे। रसोई का चाकू उसके हाथ में घूम रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसका हैंडल उसकी हथेली से चिपक गया हो। वह चाकू उसकी इच्छा अनुसार चल रहा था, जिसे देखकर भतीजे यू और वेट्रेस आश्चर्यचकित रह गए। आजकल इंटरनेट पर खाना पकाने के वीडियो केवल बुनियादी जानकारी देते हैं। लोगों को खाना बनाना सिखाना केवल बुनियादी जानकारी है। केवल यही इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। जगत मेहरा हरी मिर्चों के डंठल, बीज और गुठलियां निकालते हुए उन्हें काटने लगा। उसकी हरकतें तेज थी, लेकिन उसकी नजरें मेघनाथ और बाकी लोगों पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज शांत थी, मानो वो कोई कहानी सुना रहा हो। खाना पकाने के वीडियो सबसे पहले एक वीडियो होते हैं, इसलिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के संपर्क में आने वाली पहली चीज पेंटिंग और ध्वनि होती है। जगत मेहरा को मानो पहले से ही पता था कि पानी कब उबलने वाला है। पानी उबलते ही उसने ढक्कन उठाया और उसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने उन्हें चम्मच से निकाल लिया। उसकी हरकतें एकदम सहज और सटीक थी। कोई अनावश्यक हरकत नहीं थी। यहां तक कि जिस तरह उसने चश्मा उतारा और उस पर जमी पानी की भाप को पोंछा, वो भी बेहद सलीकेदार था।
जब इंटरनेट उपयोगकर्ता आपका वीडियो देखते हैं तो उनका ध्यान छवि और ध्वनि की ओर आकर्षित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य उन्हें खाना बनाना सिखाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वीडियो देखने के बाद वे आपको याद रखें। बांस के चूहे का मांस बर्तन में डालकर 1 मिनट तक उबाला गया। जगत मेहरा ने कड़ाही तैयार करना शुरू किया। उसने कड़ाही को गर्म किया और उसमें तेल डाला। हो सकता है कि नेटिजन्स का आपके वीडियो को देखने का मूल उद्देश्य खाना बनाना हो, लेकिन खाना बनाना ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सकती है। जैसे ही जगत मेहरा ने चाकू घुमाना शुरू किया, भतीजे यू ने अपना फोन निकाल लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेघनाथ भी ध्यान से देख रहा था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद खाना बनाना शुरू करने वाले एक रसोइये के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि जगत मेहरा एक अनुभवी रसोइया है। हालांकि रसोई के बर्तन आम घरेलू बर्तनों से थोड़े अलग थे, फिर भी वो उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा था। जगत मेहरा ने बांस के चूहे का मांस निकाला, पानी से धोया और फिर उसे कड़ाही में गरम तेल में डालकर भूनना शुरू कर दिया। उसकी तकनीक और भी अद्भुत थी। आग को हिलाने और कड़ाही को पलटने की उसकी हरकतें पेशेवर रसोइयों से बिल्कुल अलग थी। वो उतना कुशल तो नहीं था, लेकिन देखने में बहुत ही मनमोहक था। ऐसा लग रहा था मानो कड़ाही ढाल हो और करछी तलवार। इंटरनेट पर लोकप्रिय होने वाले सभी फूड वीडियो की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उन सभी में एक बात समान होती है, और वह यह है कि उनकी अवधि 2 से 5 मिनट के बीच होती है। जगत मेहरा ने बांस के चूहे का मांस निकाला और उसमें से तेल टपकने दिया। फिर उसने कड़ाही में काली मिर्च डाली और उसे भूनने तक पकाया, फिर उसे निकाल लिया। इसके बाद उसने प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च की चटनी डाली और खुशबू आने तक पकाया। वांग गैन नाम का एक वीडियो अपलोडर है। उसके वीडियो अपनी सरलता, गति और व्यावहारिकता के लिए जाने जाते हैं। उनमें से कई वीडियो 2 से 3 मिनट लंबे होते हैं। उसने इस प्रकार के वीडियो बनाना अपनी विशेषता बना लिया है। अगर कोई और इस विधि को सीख ले तो उसके लिए ऐसा प्रभाव हासिल करना मुश्किल होगा। रश्मि सिंह की वजह से जगत मेहरा अक्सर प्रिंसेस कैंडी बीन के नए वीडियो देखने के बाद बिलीबिली पर घूमता रहता था और अन्य प्रसिद्ध अपलोडर्स के वीडियो देखता था। खाना पकाने के शौकीन होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ कुकिंग वीडियो देखे। बोलते बोलते उनके हाथ एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने अभी अभी निकाले गए बांस के चूहे के मांस को फिर से कड़ाही में डाल दिया। उन्होंने उसमें खाना पकाने की शराब, हल्का सोया सॉस और सफेद चीनी डालकर भूनना शुरू किया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी डाला और कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। कड़ाही को ढकने का उनका तरीका भी सहज लग रहा था, मानो वे किसी अमर साधक हो जो किसी रसायन भट्टी को ढक रहे हों। इसलिए भले ही हमारे वीडियो छोटे और संक्षिप्त हो, हमें अपनी विशिष्ट पहचान बनानी होगी। हमें उपयोगकर्ता की आंखों और कानों को भाने वाली विशेषताओं को पकड़ना होगा, चाहे वे विशेषताएं आकर्षक हो, सुनने में सुखद हो, सुंदर हो, कूल हो, दिलचस्प हो या मूर्खतापूर्ण हो। कुछ देर बाद जगत मेहरा ने कड़ाही का ढक्कन उठाया, उसमें प्याज और हरी मिर्च डाली और उन्हें एक साथ भून लिया। जगत मेहरा ने खरगोश के मांस की विधि का पालन करते हुए बांस के चूहे के मांस का ये व्यंजन बनाया। बेशक उन्होंने अपने बचपन की यादों के अनुसार कॉपर स्टोन टाउन के लोगों के सामान्य स्वाद को ध्यान में रखते हुए स्वाद में थोड़ा बदलाव किया। खैर, अब मुख्य बात व्यंजन के स्वाद पर नहीं थी। मुख्य उद्देश्य मेघनाथ को खाना पकाने की प्रक्रिया दिखाना था। कड़ाई में पक रहे बांस के चूहे के मांस को देखकर मेघनाथ ने प्रशंसा करते हुए कहा, जगत मेहरा, तुम्हारे हाथ कमाल के हैं। खाना बनाना मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जैसा है। तुम थोड़े दिखावटी हो, लेकिन तुम्हें खाना बनाते देखना वाकई मजेदार है। क्या आपने इसका विशेष अभ्यास किया है? बेशक जगत मेहरा ने इसका विशेष अभ्यास नहीं किया था, लेकिन इसे करने से पहले उसने अपने मन में इसकी योजना बना ली थी। पूरी प्रक्रिया में एक उस्ताद का व्यवहार कैसे प्रदर्शित किया जाए।
उसने तो यहां तक योजना बना ली थी कि अपने चश्मे से धुंध कैसे पोंछी जाए। उसका मानना था कि अगर खाना बनाते समय शुद्ध संगीत बजता रहे तो वो समय पर खाना बना लेगा। हालांकि उसे डर था कि संगीत बजते समय कहीं वो अनजाने में ही मूड में ना आ जाए। वो शरारत करने से खुद को रोक नहीं पाता था। बस इसी तरह पूरी प्रक्रिया फिर से सरल हो जाती है। हर चरण का अध्ययन और डिजाइन करें और फिर उसे 2 मिनट के वीडियो में काट दें। क्या आपको लगता है कि कोई इसे देखेगा? बिल्कुल। जगत मेहरा, आप हमारे यू लॉन्ग रेस्टोरेंट के प्रवक्ता बन सकते हैं। वाह, तुम तो इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने की पूरी क्षमता रखते हो, मेघनाथ ने हैरानी से कहा। वीडियो शूट कर रहे भतीजे यू ने भी सहमति में सिर हिलाया। मेघनाथ की पत्नी और वेट्रेस ने भी सहमति जताई। नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तुम बनाओ, जगत मेहरा ने कहा। आह, मैं ये नहीं कर सकता। मैं वो नहीं कर सकता जो तुमने अभी किया। मैंग ने अपना सिर हिलाया। आपको ये करना ही होगा। आप इस रेस्टोरेंट के मालिक और हेड शेफ हैं। साथ ही आप अधिक मिलनसार दिखते हैं। आप शेफ की तरह नहीं, बल्कि एक विद्वान की तरह दिखते हैं। जब समय आए तो आप एक साधारण लेकिन आकर्षक डिजाइन वाला शेफ सूट बनवा सकते हैं। फिर आप रसोई का नवीनीकरण करवा सकते हैं। रसोई का आलीशान होना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको कोई विशेष फीचर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को आपके वीडियो में दिलचस्पी है तो वे इसे अपने आप देख लेंगे। फिर वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो स्वच्छता से प्यार करता है और रोगानों से डरता है। जो आप जानबूझकर दिखाते हैं, उसकी तुलना में लोग जो पता लगाते हैं उस पर अधिक विश्वास करेंगे। जब जगत मेहरा बोल रहा था, उसने भतीजे यू के फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम अपने फोन से शूटिंग नहीं कर सकते। तुम्हें अधिक पेशेवर उपकरणों का उपयोग करना होगा। तुम्हें लाइट का उपयोग करना होगा। शूटिंग के बाद तुम्हें इसे एडिट करना होगा। साउंड को भी प्रोसेस करना होगा। शोर को हटाना होगा। मेघनाथ थोड़ा हैरान रह गया। हम ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी को शूटिंग के लिए पैसे दे सकते हैं। उनके पास उपकरण होंगे। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी और रिहर्सल करनी होगी। हरकतें थोड़ी जटिल हो सकती हैं। अगर आप 1 घंटे में अभ्यास नहीं कर सकते तो 1 दिन में अभ्यास कर सकते हैं। अगर 1 दिन में भी अभ्यास नहीं कर सकते तो 10 दिन में अभ्यास कर सकते हैं। हम पूर्णता के लिए प्रयासरत हैं। हमें पहले वीडियो के हर सेकंड को अच्छे से शूट करना होगा। जगत मेहरा बोलते हुए खरगोश के मांस का बर्तन आगे खिसकाते हुए मुस्कुराया और बोला, ठीक है, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैंने जो बांस के चूहे का मांस बनाया है उसे चखकर देखो। कैसा लगा? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। मेघनाथ की पत्नी ने चॉपस्टिक निकालते हुए तारीफ की और सबको खाना बांट दिया। यहां तक कि मजे में शामिल होने आए वेट्रेस को भी थोड़ा थोड़ा खाना मिला। जगत मेहरा उत्सुकता से देखती रही जब उसने बांस के चूहे का मांस उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वह चबाती रही और फिर चबाती रही। उसने अपने मुंह के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से पर स्विच किया और चबाना जारी रखा। उसका चेहरा धीरे धीरे अजीब सा हो गया। मेघनाथ भी काफी देर तक च्यूइंग गम चबाता रहा। उसने जगत मेहरा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मैं तुम्हें इतना कूल बनते देख रहा था कि तुम्हें याद दिलाना ही भूल गया कि बांस के चूहे के मांस की खाल सख्त होती है। इसे ज्यादा पकाना पड़ता है। हाँ, लेकिन स्वाद तो वाकई लाजवाब है। जगत मेहरा के गाल हल्के से खड़क उठे। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने बांस के चूहे का मांस खरगोश के मांस के रूप में पका दिया था। उसने इसे पहले कभी नहीं पकाया था। जैसा कि अपेक्षित था, डेटा प्रकार अलग था। इस फॉर्मूले का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता था। जगत मेहरा की साहसिक और कल्पनाशील प्रचार योजना के कारण मेज पर बैठे मेहमानों के चले जाने के बाद मेघजारा रेस्तरां आज रात जल्दी बंद हो गया।
भतीजे यू और वेट्रेस को छुट्टी दे दी गई थी। रेस्टोरेंट में सिर्फ मेघनाथ और उनकी पत्नी ही रह गए थे। उन्होंने कुछ साइड डिश बनाई और बांस के चूहे का मांस दोबारा पकाया। उसके बाद वे हॉल में बैठकर खाते हुए बातें करने लगे। असामान्य न दिखने के लिए जगत मेहरा को 2 पत्थर निगलने और कुछ निवाले खाने का नाटक करने का अवसर ढूंढना पड़ा। रसोई का नवीनीकरण करवाना और कपड़ों का एक सेट अपनी पसंद के अनुसार बनवाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। वीडियो शूट करने वाले भी ठीक रहेंगे। बस शादी की फोटोग्राफी करने वाले को ढूंढ ले। लेकिन जगत मेहरा, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं तुम्हारी वो हरकतें सीख पाऊंगा। तुम्हें करते हुए देखकर मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। मैंने खुद भी कुछ बार कोशिश की। ये बहुत ही शर्मनाक है। मेघनाथ ने बियर की बोतल खोली और पीते हुए कहा। जगत मेहरा ने कहा, तुम्हें मेरे कार्यों को सीखने की जरूरत नहीं है। तुम अन्य विशेषताओं का उपयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर चरण को परिपूर्ण बना सकते हैं। हर बार सब्जी काटते समय उन्हें साफ सुथरा काटें। हर कट की लंबाई एक समान हो और हर कट के बीच का अंतराल भी एक समान हो। लय में कदम रखें। मसालों आदि की मात्रा को भी सटीक रूप से नियंत्रित करें। दर्शकों को बताएं कि केवल सटीक मात्रा से ही स्वाद की सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती है, जिसमें बर्तन में डालने का समय, तलने की संख्या, तलने की मात्रा, धीमी आंच पर पकाने का समय आदि शामिल है। इसे तौलने की तैयारी कर लें। सभी मसालों को तौल लें। कुछ संपादन कर लें। संख्याओं को देखें और उन्हें पूर्णांक में बदल दें। खाना पकाने के लिए एक प्रोब और एक डिजिटल थर्मामीटर तैयार करें। तेल का तापमान मापें। इसे कैमरे को दिखाएं। यह पूर्णांक होना चाहिए या कई संख्याओं का मंतिस्सा समान होना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आपको न तो जल्दी में बोलना चाहिए और न ही धीरे धीरे। आपको बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। मेरा यकीन मानिए, यह स्टाइल थोड़े से ओसीडी से ग्रस्त लोगों को इतना अच्छा महसूस कराएगा कि वे उड़ने में सक्षम होंगे। मैंने तुम्हें पहले ही एक अच्छे इंसान के रूप में पेश कर दिया है। एक शेफ एडिक्ट जो खरगोश के मांस को पकाने के सभी प्रकारों में माहिर है। एक तकनीकी, संयमी, आकर्षक चाचा। शेफ की लत। मेघनाथ ने अजीब तरह से अपना सिर झुकाया, जबकि उसकी पत्नी ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर आपको यह किरदार पसंद नहीं आया तो मेरे पास और भी विचार हैं। जगत मेहरा का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। एक विचार आते ही उसके दिमाग में कई विचार और योजनाएं बन जाती थी। जब वो पिछली पटकथा और किरदार के बारे में सोच रहा होता था, तब अगली, उससे अगली और उससे अगली पटकथा पर काम शुरू हो चुका होता था। जब जगत मेहरा ने मेघनाथ को चुनने के लिए 4 चरित्र विकल्प दिए, तो कॉपरस्टोन टाउन के इस सीधे सादे व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये झूठ नहीं है? मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। ये सिर्फ प्रचार है। आप हमारे वीडियो में सिर्फ शेफ की भूमिका निभा रहे हैं और वस्तुनिष्ठ तथ्य तो सब सत्य है। यह ऐसा ही है जैसे यह कहना गलत नहीं है कि आपका परिवार पाक कला से जुड़ा हुआ है। आपका परिवार वास्तव में एक रेस्तरां चलाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपको खाना बनाना पसंद है और आप इसमें माहिर हैं, इसलिए आपने कॉलेज नहीं किया। आपने अपने परिवार के रेस्टोरेंट में खाना बनाना सीखा। आप कॉलेज भी नहीं गए। आपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी। बाकी सब तो बस खाना पकाने और बोलने की शैली का मामला है ना? आपने दूसरों को यह नहीं बताया कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आपने वीडियो में सिर्फ वीडियो के प्रभाव के लिए वैसा अभिनय किया। मेघनाथ ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। ऐसा ही प्रतीत होता था। खरगोश का मांस खाने में माहिर होने से आपका क्या मतलब है? मुझे खरगोश का मांस पकाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे इसमें महारत हासिल है। मैं आपके लिए एक रेसिपी बना दूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि यह हर चरण में सटीक होगी। समय, मात्रा और तापमान का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा।
जगत मेहरा को कॉपर स्टोन टाउन के लोगों की पसंद की कुछ समझ थी। आखिरकार वो कई वर्षों तक अपने माता पिता के साथ यही रहा था। और तब अब इसके बाद हम क्या करें? वीडियो के अंत में हमारे यू लॉन्ग रेस्टोरेंट का नाम और पता बता दें और फिर सबटाइटल का इस्तेमाल करें। मेघनाथ ने कुछ उम्मीद के साथ कहा, नहीं, कुछ मत जोड़ो, कुछ भी मत कहो, एक शब्द भी मत बोलो, बस अपना नाम बताओ या इसे कोई ऑनलाइन नाम दे दो। फिर खरगोश के मांस से जुड़े वीडियो बनाने पर ध्यान दें। आपको बहुत सारे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। सावधानी पूर्वक 2 से 3 मिनट के 3 से 5 वीडियो बनाना ही काफी होगा। जगत मेहरा ने कहा। मेघनाथ असमंजस में पड़ गया। तो फिर हम ग्राहकों को अपने रेस्तरां में कैसे आने दें? हम इंटरनेट पर मशहूर हस्ती नहीं बनने वाले हैं। क्या हम रेस्टोरेंट का प्रचार नहीं करने वाले हैं? जगत मेहरा ने कहा। फिर हम अगले चरण पर जाएंगे। अगर हमारे द्वारा बनाए गए खरगोश के मांस के वीडियो को कुछ प्रतिक्रिया मिलती है तो हम यात्रा और भोजन में माहिर किसी सेलिब्रिटी को लेख लिखने के लिए आमंत्रित करेंगे। क्या हमारे आसपास कोई 5 श्रेणी का दर्शनीय स्थल नहीं है? हम सेलिब्रिटी को वहीं से शुरुआत करने दे सकते हैं। उस दर्शनीय स्थल को शुरुआती बिंदु बनाकर वो खरगोश के मांस में विशेषज्ञता रखने वाले मशहूर शेफ एडिक्ट से मिलने का बहाना बना सकते हैं। फिर वो कॉपर स्टोन टाउन और आपके रेस्तरां में आएंगे और मशहूर खरगोश के मांस की दावत का आनंद लेंगे। बहुत अधिक विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, बस उचित समय पर रुक जाएं। ऐसा लगेगा मानो वो सचमुच रास्ते में नजारे देखना और खरगोश का मांस खाना चाहते हों। मेघनाथ और उनकी पत्नी को सोच समझकर सिर हिलाते देख जगत मेहरा ने आगे कहा, कभी कभी हम इस तरह के यूपी मास्टर को यहां आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारी लोकप्रियता बनी रहे। बहुत लोकप्रिय लोगों को मत बुलाओ और नहीं बहुत पैसा खर्च करो। सबसे अच्छा यही होगा कि ऐसे लोगों को बुलाओ जो एक दूसरे के साथ मुफ्त में सहयोग करते हों। इंटरनेट पर लोकप्रिय होने के बाद स्थानीय लोग स्वाभाविक रूप से आने लगेंगे। हमारा खरगोश का मांस मुख्य रूप से स्थानीय स्वाद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे ही वे इसे चखेंगे और उन्हें ये स्वादिष्ट लगेगा, आपकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ेगी और बार बार आने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो बात यह है, आपने इंटरनेट पर मौजूद वीडियो को हमारी दुकान से जोड़ दिया, मेघनाथ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अगर हमारा वीडियो लोकप्रिय हो जाता है तो इससे खरगोश के मांस की सभी दुकानें भी लोकप्रिय हो जाएंगी। इसके अलावा हम पकाने की विधि का भी खुलासा करेंगे। जगत मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करना अवास्तविक है। दूसरों के भरोसे चलने से मत डरो। जब दूसरे तुम्हारे सहारे चलते हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी लोकप्रियता भी बढ़ाते हैं। तुम्हारा रेस्टोरेंट सीमित है, तुम अकेले सारा पैसा नहीं कमा सकते। सबसे जरूरी है अपना ब्रांड बनाना।